आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 यानी कि जीव जगत। वास्तविकता में देखिए, चैप्टर का नाम जो जीव जगत है वो हमें क्या बताने का प्रयत्न करता है। जीव जीव यानी कि ऐसे पदार्थ या वे अवयव, वे घटक जिनमें जीवन विद्यमान होता है। वे सभी जिनमें जीवन विद्यमान होगा वे क्या कहलाएंगे? वे वास्तव में जीव कहलाएंगे, ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और जगत, जगत का अर्थ होता है संसार या उनकी दुनिया। ठीक है, प्रकृति में जो भी जीव पाए जा रहे हैं उसी को जीव जगत कह रहे हैं। कई सारे जीव पाए जाते हैं, आपने देखा होगा। जंगल में एक बड़ा हाथी भी पाया जाता है तो एक नन्ही सी तितली भी पाई जाती है। छोटी सी चींटी भी उसी जंगल में पाई जाती है। हमारे घरों में हमारे साथ कई सारे बैक्टीरिया, वायरस भ्रमित होते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये सभी के सभी किसी ना किसी प्रकार से, कैसे ना कैसे करके जीव जगत का हिस्सा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो शब्द है, शब्द जो है वो है जीव जगत। ठीक है, जीव जगत। देखिए, मैंने बताया कि जो जीव है, ठीक है ना, वे जो जीव है वह, मैंने कहा जीव का अर्थ होता है जीवन। जीवन किस में पाया जाएगा? जीवन पाया जाएगा अवयव में। किस में पाया जाएगा? अवयव में या फिर घटक में। ठीक है, कोई भी पदार्थ जिन जिन वस्तुओं से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वही उसके घटक होते हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने कहा प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी अवयव या फिर घटक जिनमें जीवन विद्यमान हो, जिनमें क्या विद्यमान हो? जीवन विद्यमान हो, वो क्या कहलाएंगे? जीव कहलाएंगे। इस बात को समझिए, जीव यानी कि सजीव, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी अवयव या घटक जिनमें जीवन विद्यमान हो, वो क्या कहलाएंगे? जीव कहलाएंगे या फिर सजीव कहलाएंगे। वास्तविकता में इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं तो इस बात को देखिए, जो जीव है यानी कि जीवन है, ये जीवन अपने लक्षणों के द्वारा पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? लक्षणों के द्वारा। जीवन को हम जीवन के लक्षणों के द्वारा पहचान सकते हैं। इसका मतलब है जो जीव, अब जीवन किसमें होता है? जीवन जो है वो जीवों में है। अब जीव में है यानी कि जीव की कुछ ना कुछ लक्षण होंगे, कुछ ना कुछ कैरेक्टर होंगे, जिसके आधार पर हम समझ जाएंगे कि ये जीव है और ये जीव नहीं है। जीवन का अर्थ होता है जीवित, जीवित का अर्थ होता है लिविंग, जिसमें जीवन हो, और नॉन लिविंग जिसमें जीवन ना हो। ठीक है ना? अब इस बात को समझिए, इस बात को समझने का प्रयत्न करते हैं। दूसरी बात देखिए, कह रहा है जगत। जगत, जगत का अर्थ होता है संसार। क्या अर्थ होता है? संसार, दुनिया, हम जानते हैं। ठीक, या ऐसा कहें, यहां पे दुनिया से तात्पर्य है प्रकृति में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, यही उनका जगत है ना। एक जगह पर बहुत सारे प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि एक जगह पर मनुष्य पाया जा रहा है तो मनुष्य ही पाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस जगह पर मनुष्य के साथ साथ कई सारे अन्य जंतु, कई सारे अन्य वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। यही एक जगत है और सभी मिलजुल करके जो रहते हैं, इसे ही जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार से यदि हम जीवन की परिभाषा को परिभाषित करना चाहते हो तो जीवन की एक परिभाषा उभर करके आती है, हमारे सामने प्रकट होती है कि जीवन किसे कहते हैं। या जीवन नहीं, जीवन ना कह करके हम सजीव कहें कि सजीव किसे कहते हैं। तो आप इस बात को समझिए, यहां पर मैंने कहा प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी अवयव या घटक। बात को समझिए, मैंने कहा प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी अवयव या घटक, वे सभी अवयव या घटक
जिनमें जीवन के लक्षण उपस्थित होते हैं, जिनमें जीवन के लक्षण उपस्थित होते हैं, जीवन के लक्षण उपस्थित होते हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी घटक जिनमें जीवन के लक्षण उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं? सजीव कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। अब यानी कि सजीव जो भी होंगे वो अपने किसी न किसी लक्षण के द्वारा पहचाने जाएंगे। अब आगे अगर हम पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं कि सजीवों के अलग अलग लक्षण कौन कौन से होते हैं। वास्तविकता में देखिए, अगर हम बात करें सजीवों के लक्षण की, देखिए अगर हम बात करते हैं सजीवों के लक्षण, ठीक है ना, कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग, सजीवों के लक्षण इस प्रकार से समझिए। तो कुछ लक्षणों को देख करके हम जान सकते हैं, जैसे कि पहला लक्षण है उनका कोशिकीय संगठन। कौन सा लक्षण है? कोशिकीय संगठन, या इसी को कहते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कोशिकीय संगठन, वास्तविकता में अगर हम एक जीव को लेते हैं तो जीव किसी न किसी कोशिका से बना होगा। अब जीव किसी न किसी कोशिका से बना होगा। किससे बना होगा? जीव किसी न किसी कोशिका से बना होता है, यही उसका कोशिकीय संगठन है। और ये कोशिका के आधार पर जो बेटा जीव होते हैं, कोशिका के आधार पर जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। पहले जीव जो हो सकते हैं वो एक कोशिकीय हो सकते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर, और जो दूसरे प्रकार के जीव हो सकते हैं वो हो सकते हैं बहुकोशिकीय जीव, यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। इसको कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और इसको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। यहां से इस बात को समझें। तो जीव का शरीर यदि एक कोशिका का बना होगा तो उसे कहेंगे यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव में बहुत सारे एग्जांपल हमारे सामने हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बहुत सारे जीव। और बहुकोशिकीय जीवों में आप जानते हैं कई सारे पादप हो गए, कई सारी वनस्पतियां हो गई, बड़े जीव जितने भी हैं सभी के सभी क्या है? बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब अगर हम यहां बात करें एक कोशिकीय जीवों में, तो एक कोशिकीय जीवों में आप देख सकते हैं कि कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। और कुछ जीव कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और कुछ जीव यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बनी होगी और केंद्रक में पाए जाने वाले सभी के सभी पदार्थ जीव द्रव्य में ही तैरते हुए पाए जाएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिका, वे कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें न्यूक्लियर एनवलप पाया जाएगा, केंद्रक कला पाई जाएगी, तो उस केंद्रक कला के अंदर कोशिकीय संगठन यानी कि डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाएगा। तो इस प्रकार की कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि जो कोशिकीय संगठन है, कोशिकीय संगठन के आधार पर जो जीव होते हैं वो या फिर एक कोशिकीय हो सकते हैं या फिर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। और बहुकोशिकीय में भी कैसे हो सकते हैं? एक तो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, एक यूकैरियोटिक हो सकते हैं। सजीवों का जो दूसरा लक्षण है वो है वृद्धि। अब यहां से इस बात को समझिए, अगर हम बात कर लेते हैं वृद्धि की, क्या चीज है? वृद्धि। वृद्धि को इंग्लिश में ग्रोथ कहा जाता है। अब यहां देखिए, यदि हम मान लेते हैं चिंटू, ये जो चिंटू है, चिंटू मान लेते हैं 5 वर्ष पहले ऐसा था, 5 वर्ष पहले कुछ इतना बड़ा था। अब अगर हम इसको 25 वर्ष की अवस्था में देखेंगे तो ये कुछ ना कुछ बड़ा हो जाएगा और इस प्रकार से, ठीक, मान लेते हैं। तो अगर हम चिंटू की अवस्था में देखें तो अवस्था में परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? अवस्था में परिवर्तन। अब कहां कहां परिवर्तन हुआ है? तो कोशिकीय परिवर्तन हुआ है,
कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। एक दूसरी क्या है? कोशिकाओं के भार में वृद्धि हुई है। आज बात को देखिए, जीवों में जो होता है वो कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है और जीवों का क्या बढ़ता है? भार बढ़ता है। अब संख्या और भार में बढ़ोतरी को ही क्या कहते हैं? हम वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से हम वृद्धि का एक अच्छा वृद्धि के लिए एक अच्छी परिभाषा बना सकते हैं कि सजीवों की संख्या तथा भार में बढ़ोतरी को ही हम वृद्धि कहते हैं। अब देखिए, यदि सजीव कोशिका का बना हुआ है तो वो वृद्धि भी करेगा और वृद्धि करने के बाद जो उसका अगला लक्षण होता है वो होता है प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। इस बात को देखिए, कोई भी जीव, अब सजीवों का अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन या प्रजनन कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया। ठीक, एक जीव जन्म लेगा, वो वयस्क अवस्था में जाएगा, उसकी कोशिका तथा भार में वृद्धि होगी, वृद्धि करने के बाद प्रजनन करेगा, ठीक है ना, और अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करेगा और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जनन या प्रजनन कहते हैं। सजीवों में जो अगला लक्षण है वो है उपापचयन। क्या है? उपापचयन। अगले लक्षण का अगर हम जिक्र करें तो है उपापचयन, यानी कि मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। वास्तव में ये उपापचयन दो घटनाओं से मिलकर के बना होता है। पहली घटना को हम कहते हैं उपचयन और दूसरी घटना को कहते हैं अपचयन। देखिए, पहली घटना जो होती है उसे कहते हैं उपचयन, और उपचयन यानी कि एनाबोलिज्म, और अपचयन का अर्थ होता है कैटाबोलिज्म। अब यहां पर समझिएगा, उपचयन और अपचयन क्रियाएं क्या होती हैं। वास्तव में जो सजीव शरीर होता है, सजीव शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। तो उन प्रक्रियाओं में यदि हम भोजन के बड़े अवयवों को खाते हैं तो खाने के बाद इनका पाचन होता है और पाचन होकर के ये छोटे छोटे अवयवों में टूट जाते हैं। हमने मान लिया एक कार्बोहाइड्रेट को खाया, तो कार्बोहाइड्रेट अपने मुख्य भाग यानी कि ग्लूकोज में टूट जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटा अणु होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज। यानी कि यह ग्लूकोज अपने अवयवों में टूट जाएगा। एक कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कई सारी ग्लूकोज की श्रृंखलाओं से मिलकर के बना होता है। तो ये आप देखिए, जो टूटने की प्रक्रिया है ये अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपचयन, यानी कि कैटाबोलिज्म। और यही अगर हम बात करें ग्लूकोज की, और कई सारे ग्लूकोज को आपस में जोड़ दें तो ग्लूकोज के आपस में जोड़ने से एक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? उपचयन। तो इस बात को समझिएगा, अपचयन का अर्थ होता है बड़े अणुओं का या बृहद अणुओं का, भोजन के बृहद अणुओं का सरल अणुओं में टूटना, और उपचयन का अर्थ होता है कि भोजन के सरल अणुओं से या सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण करना। अब देखिए, निर्माण करने का कार्य कौन कर रहा है? निर्माण करने का कार्य उपचयन कर रहा है। इसलिए उपचयन को एक संश्लेषात्मक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। इसमें संश्लेषण होता है, कोई ना कोई चीज बनती है। हम उदाहरण में प्रकाश संश्लेषण ले सकते हैं और अपचयन के उदाहरण में हम श्वसन को रख सकते हैं। इन सभी के अलावा सजीवों के शरीर में कुछ अन्य जैविक प्रक्रियाएं भी चलती हैं, जैसे कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, गमन आदि। तो आगे ये सजीवों के लक्षण में ही आते हैं। तो हम इसमें से देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। देखिए, पोषण, तो सजीवों के लक्षण में अगला लक्षण हम देखते हैं पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन।
अब याद रखिए, ये पोषण में हम सजीवों को भोजन के ग्रहण करने की प्रक्रिया है, पोषण है। क्या कह रहे हैं? भोजन का ग्रहण करना, भोजन का ग्रहण करना, यही पोषण है, ग्रहण करना, ठीक है ना। ये पोषण है। भोजन किस प्रकार से ग्रहण किया जाता है, उसका किस प्रकार से अवशोषण होता है, सभी की सभी प्रक्रियाएं क्या कहलाती है? पोषण कहलाती हैं। तो इसके अलावा जो अगला लक्षण होता है वो है श्वसन। क्या होता है? श्वसन, यानी कि रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन। यहां बात को समझते हैं। वास्तव में अगर हम अमीबा की बात करें, देखिए एक कोश की जीव जैसे कि अमीबा में होता है कोशिकीय श्वसन। अब यहाँ पर जो अमीबा है, अमीबा क्या करता है? बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और अपने त्वचा के ही माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। इसको हम श्वसन कह रहे हैं। अमीबा में हम श्वसन कह रहे हैं, इस प्रकार का श्वसन होता है अमीबा में। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के मध्य में एक्सचेंज हुआ है, लेकिन एक्सचेंज होने के मध्य में कुछ प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन ग्रहण किया गया है वो क्यों किया गया है, ठीक है ना। वास्तव में ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये सांस लेना है, ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक। यह श्वसन नहीं है। इसको श्वसन तब कहेंगे जब ऑक्सीजन मिलेगा किससे? C6H12O6 से क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। अब ये ऑक्सीजन क्या काम करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है और साथ में किसको बाहर निकालता है? H2O को बाहर निकालता है और इसके साथ साथ हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कार्य करने के लिए क्या मिली? ऊर्जा मिली। और जब कार्य करने के लिए ऊर्जा मिली, इसी को हम श्वसन कहेंगे। वास्तविकता में हम प्रश्न यह उठता है कि ऑक्सीजन को हम ग्रहण क्यों करते हैं? तो भोजन के अवयव को जोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम ऑक्सीजन को श्वसन के दौरान ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से देखिए श्वसन की क्या परिभाषा बनेगी? श्वसन की परिभाषा यह बनेगी कि भोजन के सरल एवं सूक्ष्म अणुओं से, ठीक है, भोजन के सरल एवं सूक्ष्म अणुओं से ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। तो इस प्रकार से हम श्वसन की परिभाषा परिभाषित कर सकते हैं। मैंने एक बार फिर से समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा भोजन के सरल अणुओं से या सूक्ष्म अणुओं से ऑक्सीजन के माध्यम से ऊर्जा को प्राप्त करने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। अब यदि पाचन हो गया है, श्वसन हो गया है, ग्लूकोज के अणु टूट गए हैं, तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बचा भी होगा। क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बचा होगा, भोजन का कुछ ना कुछ अणु बचा होगा। तो इस बचे हुए यानी कि बचा हुआ भोजन, ठीक है ना, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को, क्या कहते हैं हम? बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन कहते हैं। और यह सजीवों का एक लक्षण है। तो अगला लक्षण जो है वो है उत्सर्जन, यानी कि एक्सक्रीशन में क्या करते हैं? भोजन के बचे हुए अवयवों को या फिर इस प्रकार से बचे हुए अवयव को हम अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं। भोजन के बचे हुए अवयव को क्या कह सकते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उत्सर्जन कहते हैं। और अगला लक्षण देखते हैं। अगला लक्षण जो है वो है गमन, लोकोमोशन। देखिए लोकोमोशन वास्तविकता में हम कहेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या कहेंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यही गमन कहलाता है, ठीक। सजीव हमेशा गमन करते हैं, किंतु इस बात को देखेंगे जो पादप होते हैं, वास्तविकता में पादप जब बीज के रूप में होता है, सीड यानी कि एम्ब्रियो भ्रूण के रूप में होता है,
तो वो ग्रो करता है और कुछ भाग नीचे की तरफ ग्रो करता है और कुछ भाग ऊपर की तरफ ग्रो करता है। ठीक है, जो भाग नीचे की तरफ ग्रो करता है उसमें गुरुत्वानुवर्तन गति होती है। क्या होती है? गुरुत्वानुवर्तन गति होती है, यानी कि जियोट्रॉपिज्म होता है। और जो भाग ऊपर की तरफ होता है उसमें प्रकाशानुवर्तन गति होती है, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म होता है, फोटोट्रॉपिज्म। और इस प्रकार से ऊपर वाला भाग आगे की तरफ बढ़ता है और नीचे का भाग नीचे की तरफ, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग जाते हैं, और इसको पादप में गमन कहेंगे, यानी कि प्रकाशानुवर्तन के रूप में गमन होता है और गुरुत्वानुवर्तन गति के रूप में गमन होता है। ये सभी पादप गतियों का प्रकार है। इसके अलावा आप देखिए कुछ अन्य पादप हैं, जैसे हम बात कर देते हैं, एक पादप है छुई मुई। आपने बहुत नाम सुना होगा, क्या नाम है? छुई मुई, टच मी नॉट, छुई मुई। इसका वैज्ञानिक नाम होता है मिमोसा प्यूडिका। तो ये जो मिमोसा प्यूडिका है, आप देखते होंगे इसकी पत्तियों को जब कोई टच करता है तो इसकी पत्तियां बंद हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं। तो ये इस प्रकार से गति करती है, और इस प्रकार की गति को हम कंपानुकुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपानुकुंचन गति कहते हैं। इस प्रकार समझिएगा, इसको हम कहते हैं कंपानुकुंचन सेस्मोनास्टी। ठीक है ना? तो इसके अलावा कुछ गतियां और होती हैं। कभी कभी देखिए कशाभिका से गति होती है। किसके द्वारा गति होती है? कशाभिका के द्वारा। कभी कभी कशाभिका नहीं पाई जाती है तो पक्षमाभिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पक्षमाभिकाएं। तो पक्षमाभिका के द्वारा गति होती है। कशाभिका यानी कि फ्लैजिला के कारण गति होती है। किसके कारण? फ्लैजिला के कारण गति होती है। या फिर पक्षमाभिका यानी कि सीलिया के कारण गति होती है। सीलिया, आप जानते हैं सीलिया किसी भी सजीव के शरीर पर छोटे छोटे कई सारे, ऐसा समझ सकते हैं कि एक बोट की जब रेसिंग में देखते हैं तो बोट दो प्रकार से चलती है। एक बड़े से चप्पू के द्वारा बोट को चला ली जाती है, और एक दूसरे प्रकार की रेसिंग होती है जिसमें लोग किनारे किनारे पर बैठे होते हैं और छोटी छोटी चप्पू होती है ढेर सारी, उससे चलाते रहते हैं बोट को। तो जो छोटी छोटी चप्पू वाली बात है वो पक्षमाभि है, वो सीलिया है। सजीव के शरीर पर कई सारी छोटी छोटी संरचनाएं होंगी जिनके द्वारा वो आगे बढ़ेगा, तो उसे क्या कहेंगे? पक्षमाभि कहेंगे। और फ्लैजिला यदि किसी एक संरचना, एक लंबी सी संरचना होगी और उसके माध्यम से आगे बढ़ेगा, उसे क्या कहेंगे? कशाभिका कहेंगे। वास्तविकता में कशाभिका जो पाई जाती है वो यूग्लिना में पाई जाती है या कुछ शैवालों में पाई जाती है। और जो पक्षमाभिका होती है, आपने देखा होगा, यह पैरामीशियम का विशिष्ट लक्षण है। अब बात कर लेते हैं जीवों के विशिष्ट लक्षण की। जीवों में जो विशिष्ट लक्षण होता है, ऐसे लक्षण जो सिर्फ और सिर्फ सजीव में पाए जाएंगे, यानी कि जंतुओं तथा पादपों में ही पाए जाएंगे, निर्जीवों में नहीं पाए जाएंगे, उन्हें जीवों का विशिष्ट लक्षण कहते हैं। जैसे जनन, जनन सिर्फ सजीव ही कर सकते हैं, इसलिए वह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। जैसे कि श्वसन, जैसे कि उत्सर्जन, ये सभी सजीवों के विशिष्ट लक्षण होते हैं। आगे बात को देखिए, यदि हम बात करें वृद्धि की, क्या वृद्धि सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है? तो वास्तविकता में जो वृद्धि होती है, वृद्धि दो प्रकार से होती है, आप जानते हैं। एक होती है भार में वृद्धि, एक होती है संख्या में वृद्धि। तो भार और संख्या में वृद्धि सिर्फ और सिर्फ सजीव ही नहीं करते हैं, वरन निर्जीवों के भी भार और संख्या में वृद्धि होती है। अतः वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि कोई भी लक्षण सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में। धन्यवाद।